और मीटर को लंबाई को किलोग्राम में नहीं नापा सकता। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी को ना सेकंड में नापा सकता ना किलोग्राम में। लंबाई को नापने के लिए मीटर के इनके मानक भी अलग होंगे, उन्हीं भौतिक राशियों से होंगे और स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार की चौथी भौतिक राशि मिली ताप। ताप को लंबाई अर्थात मीटर, द्रव्यमान अर्थात किलोग्राम और समय सेकंड, ना इन तीनों से मिलाकर बनाया जा सकता, ना ही इन तीनों के रूप में बदला जा सकता, ना ही इन तीनों के रूप में क्या किया जा सकता था, मापन किया जा सकता था। अब चूंकि ताप में न लंबाई होती, न द्रव्यमान होता, ना ही समय होता, तो ताप एक अलग प्रकार की भौतिक राशि थी, एक स्वतंत्र भौतिक राशि थी। इसलिए इसके लिए अलग एक मानक निर्धारित किया गया और इसका मात्रक कहा गया केल्विन, जो कि वैज्ञानिक के नाम पर है। इसलिए केल्विन का जब भी लिखते हैं हम, केल्विन को दर्शाते हैं, तो के कैपिटल लिया जाता है। तो केल्विन किसके लिए हुआ? ताप चौथी मूल भौतिक राशि हो गई। पांचवा, प्रकाश की तीव्रता। हम देखते थे कि एक दिए से आने वाला प्रकाश, एक मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश की तीव्रता, मोमबत्ती के प्रकाश से तो उसमें हमें कम दिखाई देता है, दिए के प्रकाश में उससे भी कम दिखता है। लेकिन हम लालटेन ले लें तो उससे ज़्यादा हो जाता है, लैंप ले लें उससे ज़्यादा हो जाता है, और यदि हम बल्ब जलाएं तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। अब उसमें क्या हुआ, 20 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, और फिर सूर्य की रोशनी आ जाए, तो महसूस किया गया कि जो प्रकाश की तीव्र प्रकाश में कुछ ऐसा तो है जिसमें किसी से ज़्यादा प्रकाश और किसी से कम प्रकाश होता है। तो ज्योति की तीव्रता एक नई भौतिक राशि, इसको हम लंबाई में भी नहीं नाप सकते थे कि प्रकाश इतनी लंबी दूरी पे गया, ठीक है, ना द्रव्यमान में नाप सकते थे कि इतना द्रव्यमान का प्रकाश निकला, ना सेकंड में नाप सकते थे, ना टेम्परेचर में नाप सकते थे, केल्विन में। तो कहा यह गया कि भैया एक भौतिक राशि, ये एक स्वतंत्र भौतिक राशि है। प्रकाश की तीव्रता अर्थात ज्योति की तीव्रता एक स्वतंत्र भौतिक राशि है और ये एक मूल राशि है जिसका मात्रक निर्धारित किया गया कैंडेला। ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि बनी और इसका मात्रक निर्धारित किया गया कैंडेला। आधुनिक विज्ञान में धीरे धीरे चारों तरफ लाइट बन गई, करंट फैलने लगा, करंट का हमने आविष्कार कर लिया, तो ऊर्जा का एक और रूप आ गया। अब इस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए, धारा का मान बताने के लिए हमारे पास कोई राशि नहीं थी, तो ये भी अन्य राशियों में व्युत्पन्न नहीं हो रही थी। इस कारण कहा गया कि विद्युत धारा एक क्या है, स्वतंत्र और मूलभूत राशि है, और इसको नापने के लिए चूंकि एम्पियर के, वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर एम्पियर मात्रक दिया गया और इसको कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। और आखिरी में क्या हुआ कि केमिस्ट्री से में हमें हर चीज़ किससे नापी जाती है, पदार्थ की मात्रा जो है, उस सूक्ष्म स्तर पर जब पदार्थ की मात्रा नापी जाती है तो उसे दिया गया मोल। तो 7 मूलभूत इकाइयाँ मानी गई। परमाणुविक पदार्थ की मात्रा जो नापी जाती है उसको मोल कहा गया। तो इस तरह से पूरे विश्व की समस्त भौतिक राशियों को 7 मूलभूत भौतिक राशियों में में बांट दिया गया। बाकी सारी राशियां इनसे मिलकर बनती थी। इनमें से प्रत्येक जो भौतिक राशि थी वो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र थी, ना किसी भी भौतिक राशि को किसी भी मौलिक भौतिक राशि के इकाइयों से व्यक्त नहीं कर सकते थे, इकाइयों से नाप नहीं सकते थे, या इन भौतिक राशियों के स्वरूप में परिवर्तित नहीं किया सकता था। इसलिए ये राशियां, भौतिक राशियां क्या कहलाई, मौलिक भौतिक राशियां। इसके अलावा 2 अन्य भौतिक राशि ऐसी थी, बाद में पता चला कि जो समतल में कोण बनते हैं, 2 रेखाओं के बीच के कोण, उसको नापने के लिए भी कोई इकाई नहीं है, इनमें से किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं किया सकता। तो इसे भी मूलभूत पूरक राशि मानते हुए जोड़ दिया गया और इसकी इकाई रखी गई रेडियन। और इसके अलावा जो ठोस कोण होता है, ठीक है, ठोस कोण के शंकु का कोण जो होता है उसे नापने के लिए स्टेरेडियन और बनाया गया। इस तरह से मूलभूत राशियां बनी।
अब आई बात व्युत्पन्न राशियाँ। कोशिश हमारी ये थी कि हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि नियम ऐसे बने जिसमें एक ही नियम को हम हर स्थान पर लागू करके काम कर सके, जिससे कि हमें काम करना सुविधाजनक हो। इस तरह हम भौतिक राशियों को भी चाहते हैं कि भौतिक राशियों के मापन की पद्धति इस प्रकार की हो जिसमें एक ही कम से कम मूलभूत भौतिक राशियां हों और उन मूलभूत भौतिक राशियों के मापन के जो स्टैंडर्ड पैमाने हैं, मानक राशियां हैं, उनसे हम तुलना करके सुविधाजनक रूप से कम याद रख के आसानी से काम कर सकें। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी समस्त भौतिक राशियों को 7 भागों में विभाजित करना पड़ा और ये माना गया कि 7 स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं जिनके लिए अलग अलग मानक निर्धारित करके उन्हें नापने के अलग अलग मात्रक बनाए गए और यही मात्रक कहलाए मूल मात्रक। जो भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों से मिलाकर बनाया जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ड्राइव फिजिकल यूनिट्स भी समस्त भौतिक राशियां जो दूसरी मूलभूत इकाइयों से मिलकर बनी हैं क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। या ये कह लो कि मूलभूत भौतिक राशियों को छोड़कर विश्व में की समस्त अन्य भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है, क्योंकि इन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों की सहायता से तैयार या किया गया है या बनाया गया है। तो व्युत्पन्न राशियां जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, दाब, बल, कार्य, ऊर्जा, इन सभी के को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर और दे देता हूं कि एसआई मात्रकों के प्रतीकों के संबंध में सावधानियां। एसआई जो मात्रक निर्धारित किए गए हैं उनके मात्रक एवं प्रतीक भी निर्धारित किए गए हैं और निर्धारित किया गया कि इसमें इंग्लिश की ग्रामर के कुछ नियमों का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अपने खुद के नियम होंगे। जैसे जो भी मात्रक के सिंबॉलिक लेटर्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयोग में आने वाले मात्रकों के नाम सदैव भौतिक में या फिजिक्स में स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं होता। मतलब इंग्लिश का नियम है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो हम संक्षेप में लिखते हैं, किसी यूनिट को लिखते हैं, इकाई को लिखते हैं, जैसे मीटर है तो हम इसमें METER लिखते हैं तो स्मॉल एम आएगा। किलोग्राम में भी के स्मॉल आएगा। अब कैंडला लिखेंगे तो कैंडला में कैंडला वैज्ञानिक के नाम पे है, क्योंकि कैंडला वैज्ञानिक के नाम पे है तो इसका सी, पूरा कैंडला का सी बड़ा होगा, बाकी लेटर्स छोटे होंगे। इसी तरह नहीं, कैंडला में भी क्या है कि कैंडला का वैज्ञानिक के नाम होने के बावजूद इसके दोनों लेटर स्मॉल में लिखे जाते हैं। इसी तरह से एम्पियर, न्यूटन भी यदि हम लिखेंगे तो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन फर्स्ट लेटर इसका कभी भी कैपिटल नहीं होगा। चूंकि ये इकाई है इसलिए इकाई लिखते समय हम हमेशा स्मॉल एन ही लिखेंगे। जूल वैज्ञानिक के नाम पे है, लेकिन जब हम पूरा जूल लिखेंगे इकाई तो स्मॉल JOUL ही लिखेंगे, तो जूल भी स्मॉल में लिखा जाएगा। केल्विन भी स्मॉल में लिखा जाएगा। ये तो हुआ जब हम पूरी इकाई लिखते हैं, पूरी इकाई का नाम लिखते हैं तो इकाई हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी, पहली बात। दूसरा, किसी भौतिक राशि को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक परिमाण और दूसरा इकाई। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। भौतिक राशि का जो यूनिट है, मात्रक है, वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, वो हर समय सिंगुलर ही रहेगा। मतलब मीटर को हम M लिखेंगे, MS नहीं लिखेंगे।
जो संकेत हैं, ये पूरी इकाई थी, इन इकाइयों के लिए संकेत निर्धारित किए गए हैं। जैसे मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल के स्मॉल जी, किलोग्राम के लिए स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड के लिए स्मॉल एस, ज्योति तीव्रता कैंडेला के लिए स्मॉल सी स्मॉल डी, सी डी लिखते हैं, दोनों ही स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो कैंडेला को व्यक्त करने के लिए संकेत क्या है, सी डी है। इसी तरह ताप को व्यक्त करने के लिए के का प्रयोग करते हैं, लेकिन केल्विन एक वैज्ञानिक के नाम पे इस संकेत को लिखा जाता है, इसलिए जब केवल संकेत लिख रहे हैं तो के हमेशा बड़ा लिया जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो के किस में लिखेगा, कैपिटल लेटर कैपिटल के लिखा जाएगा। केल्विन को निर्धारित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कैपिटल ए। इसी तरह एम्पियर, धारा का जो मात्रक है एम्पियर, ये वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए इसका जो संकेत है वो स्मॉल ए ना होकर कैपिटल ए है। लेकिन कैंडेला जो है वो क्या है, वैज्ञानिक के नाम के होने के बावजूद दोनों ही लेटर स्मॉल लेटर सी डी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मोल के लिए MOL स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने 2 नियम बनाए, मैंने बताया 3 नियम बता दिए। एक, पहला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयोग में आने वाली SI इकाई या इन यूनिट्स को कभी भी स्मॉल लेटर्स में, यदि उनका पूरी यूनिट लिखी जा रही है तो उसे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक का नाम ही क्यों ना हो। इसमें इंग्लिश के रूल का फॉलो नहीं किया जाता, माने हमेशा सभी पूरे मात्रक स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। दूसरा नियम कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, मात्रक का परिमाण कितना भी हो, 100 मीटर से नहीं लिखेंगे, 100 मीटर ही लिखेंगे तो 100 m ही लिखा जाएगा, संकेत में MS नहीं लिखा जाएगा। तीसरा, यदि जो हमारे माने मूल भौतिक राशियां की जो मात्रक है, यदि पूरे मात्रक लिखे जा रहे हैं तो वैज्ञानिकों के नाम से प्रारंभ होने के बाद भी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लेकिन यदि उन्हें संकेत के रूप में लिखना है, संकेतन देना है, तो वैज्ञानिकों के नाम से प्रारंभ होने वाले मात्रक हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे जब मात्रक के रूप में मात्रक के संकेत के रूप में लिखा जाएगा न्यूटन, तो कैपिटल N का प्रयोग किया जाएगा। जूल के लिए कैपिटल J का प्रयोग किया जाएगा। केल्विन के लिए कैपिटल K का प्रयोग करेंगे। तो संकेत रूप में देने पर कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाएगा, लेकिन पूरा लिखने पर स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। चौथा, किसी भी सिस्टम में, मैंने SI सिस्टम में किसी भी यूनिट के आगे M डॉट या KG डॉट, तो डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये M संकेत है, M लिख देने पर ही, M का संकेत लिख देने पर ही समझा जाता है मीटर लिखा गया है, डॉट का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर हमने CGS लिखा, C डॉट G डॉट S नहीं लिखा, C डॉट G डॉट S नहीं लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, तो ये इसके मौलिक नियम हैं। डॉट, क्रॉस या हाइफन आदि का उपयोग नहीं करते। ये मूलभूत 4-5 नियम ये हैं, इनको ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, थैंक्स।